स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12th सेशन 2024। बच्चों, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप सबके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं वो 15 फरवरी से होने वाले हैं। सीबीएसई ने सर्कुलर भी रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो जो बच्चे आराम से अभी भी बैठे हुए कि अभी बहुत वक्त है, उनके लिए थोड़ा सा अलर्ट होना ज़रूरी है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का प्रेशर अब बच्चों पर बिल्ड होना शुरू हुआ है, ठीक है। आपके 4 महीने जो है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये ऑलमोस्ट आपने पूरा, सारे बच्चों ने तो वेस्ट नहीं किया होगा। देर आर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, जो एक टॉपर्स की कैटेगरी होती है, एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी होती है और एक वीक स्टूडेंट की कैटेगरी होती है। तो ये जो टॉपर्स की कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ये तो अप टू डेट रहते हैं। टॉपर्स हैव अ स्ट्रैटेजी जिसको वो पूरे साल फॉलो करते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर टॉपर्स। अब बात करते हैं जो बच्चे एवरेज या वीक कैटेगरी में फॉलो करते हैं। आप क्या, आप खुद डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि ये मेहनत है जो आपको सर्टेन कैटेगरी में डालेगी। इट्स नॉट अबाउट कि मेरी मेंटल एबिलिटी क्या है। आपका जो मेहनत है वो आपको टॉपर्स की कैटेगरी में ला सकते हैं। तो अभी वक्त है, अगर आप एवरेज या वीक की कैटेगरी में भी अभी फिलहाल नहीं पढ़ा है इसलिए, तो आप टॉपर्स की कैटेगरी में आ सकते हैं। 4 महीने जो लगभग वेस्ट हो गए हैं कुछ बच्चों के, टॉपर्स के नहीं हुए होंगे। एवरेज स्टूडेंट ने फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, यानी कि 4 महीने में देखो 2 महीने आपने मेहनत की, 2 महीने वेस्ट किए। वीक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी 4 महीने पूरा ही फुल ऑन टाइम पास किया होगा। बेशक आप कोचिंग जाते होगे, ट्यूशन जाते होगे, बट आप वहाँ पे फिर टाइम पास ही करके आते हो, बट यू हैव अ नोट्स, एटलीस्ट नोट्स आपको वहाँ पे मिले हुए हैं। दैट इज व्हाट यू हैव डन एंड यू हैव हर्ड थिंग्स। सुनने से भी चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। तो हाफ ऑफ द सिलेबस कुछ बच्चों का कवर हो गया होगा, कुछ बच्चों का 1/4 हुआ होगा और कुछ बच्चों का कुछ भी नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अभी आपके पास एक प्लान होना चाहिए जिसके तहत आप अच्छा स्कोर कर सके। क्योंकि अब देखो आपके पास दिसंबर तक का भी टाइम अब समझो कि नहीं है। जुलाई लगभग बीत गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यू हैव ऑलमोस्ट 4 more months लेफ्ट, ठीक है। इस 4 महीने में आपको 5 से 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। क्योंकि देखो जनवरी में आपके स्कूल वाले 2 बोर्ड्स तो लेंगे, प्री बोर्ड्स, करेक्ट। और इस बार फॉर्मेट भी चेंज हुआ है, तो कुछ स्कूल 3 प्री बोर्ड भी ले लेंगे जिसमें बेस्ट ऑफ 2 वो सबमिट करेंगे। दिसंबर से ही आपका प्रैक्टिकल रिवीजन 10 चीज़ें स्कूल में स्टार्ट हो जाएंगे, एंड यू विल नॉट गेट टाइम टू स्टडी और रिवाइज। तो आप ये मान के चलिए आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये 4 महीने हैं जिसको आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब आपको हाफ ईयर एग्जाम में, दैट मीन्स कि 4 months आर स्टिल लेफ्ट। जो बचा हुआ है उसको वेस्ट मत करिए, ठीक है। आप अपने जो स्टडी पैटर्न है उसको थोड़ा सा बदलिए। जो टॉपर्स की कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए तो देखो, दे ऑलरेडी हैव अ प्लान, एवरीबडी हैज अ प्लान दैट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर टॉपर का एक ही स्ट्रैटेजी होता है, यू कैन हैव अ बेटर स्ट्रैटेजी। तो एवरेज स्टूडेंट और वीकर स्टूडेंट जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, आपको अगर इस कैटेगरी में फॉलो करना है एंड 2024 में बहुत बढ़िया स्कूल, बहुत बढ़िया नंबर लाना है, 95+ लाना है, तो मेहनत करनी शुरू कर दो, ठीक है। आप स्कूल जाते होगे, कोचिंग जाते होगे, ट्यूशन जाते होगे, ठीक है। आप स्कूल के पैरेलल तो अभी चल नहीं रहे होगे, थोड़ा बहुत सुन रहे होगे। कोचिंग में अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स मतलब कि सिलेबस अलग होता है, टॉपिक्स अलग चलते हैं, कभी कभी मैच भी कर जाता है। तो जब मैच कर जाए तो आपके लिए आसान है। और ज़्यादातर बच्चे स्कूल को फॉलो करते नहीं हैं क्योंकि वो ट्यूशन या फिर कोचिंग पे डिपेंडेंट होता है। स्कूल का सिलेबस जो होता है, स्कूल में बहुत जल्दी 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 एनसीईआरटी करा दिया जाता है और बच्चों के सर के ऊपर से गुजर जाती है कंटेंट। 10th वालों को तो फिर भी समझ में आ जाता है। 12th वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जनरली मैक्सिमम स्कूल से नहीं मिलती है। मतलब मैं अपने ही स्टूडेंट्स का फीडबैक बता सकती हूँ कि वो बच्चे जो स्कूल से पढ़ के आते हैं तो दे हार्डली अंडरस्टैंड एनीथिंग फ्रॉम स्कूल, क्योंकि 12th का सिलेबस भी डिफिकल्ट है एंड दे डोंट अंडरस्टैंड। क्योंकि स्कूल वाले एनसीईआरटी में भी बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं जनरली। मैं सारे स्कूल्स की बात नहीं करी, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में ऐसा ही होता है, क्योंकि टाइम लिमिट के अंदर उनका सिलेबस कंप्लीट होना है, फिर उनको पीटीज देने हैं, यूटीज देने हैं, और बच्चे बेचारे उसी पीटी के पीछे पड़े रहते हैं और वो अपनी सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते। तो आप किसी एक तरफ अलाइन हो जाओ, आइदर स्कूल की तरफ, कोचिंग की तरफ। क्योंकि देखो जो टॉपिक चल रहा है उसको याद करोगे तभी तो कंप्लीशन की तरफ बढ़ोगे। तो स्कूल वाला अगर आप टॉपिक ले रहे हो और अगर वो कोचिंग में भी या ट्यूशन में भी चल रहा है तो मैच हो गया तो बढ़िया है। नहीं तो जो कोचिंग में आप पढ़ते हो, क्योंकि दैट इज योर एडिशनल एफर्ट, तो वहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है उसको अच्छे से करना शुरू करो, क्योंकि यू हैव टू प्लान। अब सबसे पहले तो अपने घर में एक अच्छा सा कोना ढूंढो अपने लिए, स्टडी प्लेस। पुराना स्टडी प्लेस जो है ना, मान लो कि स्टडी टेबल है,
आपको अगर पढ़ने में वहाँ पे मन नहीं लग रहा है, इट मीन्स कि वो एम्बियंट नहीं है आपके लिए, वहाँ का माहौल आपके लिए सही नहीं है। उसको अपने अकॉर्डिंग बनाओ। टेबल बना एक रखो जिसमें बहुत कम चीज़ें रखो, ठीक है। एंड देयर शुड बी अ वॉल जहाँ पे आप चीज़ें हैंग करो। अगर खासकर मैं 12th के बच्चों की बात करूँ तो बहुत सी चीज़ें होती है। पीरियोडिक टेबल होता है, जैसे वो आपको याद नहीं रहता। 12th वालों की भी मैं बात करूँ तो मैक्सिमम बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद नहीं रहता, क्योंकि आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अब तो जानना है। 10th वाले बच्चों का तो चलो एक्सक्यूज है कि पीरियोडिक टेबल नहीं आता, थोड़ा बहुत आने से उनका काम चल जाता है। 12th वालों के साथ तो देयर इज नो एक्सक्यूज। तो ऐसी चीज़ें ना अगर वॉल पे चिपका के रखते हो ना, जैसे फार्मूला शीट बना रहे हो, फार्मूला शीट तो आपको बनानी चाहिए, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की भी, ताकि आप देख सको बीच बीच में। ऐसी चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती है ना, वो आपको वॉल पे चिपकाना चाहिए। एम्बियंट इन्वायरमेंट बनाओ, स्पेस ज़्यादा हो, एक घड़ी रखो वहाँ पे, अलार्म क्लॉक, ताकि आपको घंटे भर पढ़ लिया तो अलार्म बज सके। तो एम्बियंस आपका होना चाहिए, स्टडी प्लेस होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल भी होना चाहिए, है ना। टाइम टेबल इसलिए क्योंकि आपको अब पता है कि 4 महीने बचे हैं, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन्हीं 4 महीने में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है। तो यानी कि एवरी मंथ अगर मैं देखूं, हर मंथ में आपको कितना सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, लगभग आप अगर मान के चलिए तो एक सब्जेक्ट आपको एक सब्जेक्ट से ज़्यादा कंप्लीट करना है ना। तो अब मैं अगर 1.5 ले लूँ, 1.5 सब्जेक्ट, तो एक महीने में आपको कंप्लीट करना है, यानी कि 4 वीक में आपको 1.5 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। एक सब्जेक्ट पूरा और दूसरा सब्जेक्ट आधा। तो इस तरीके से आपको सिलेबस को डिवाइड करना होगा, ताकि आपका मंथली टारगेट और वीकली टारगेट हो। वीकली टारगेट आप बनाइए, आपके पास जो स्टडी प्लानर होगा उसमें वीकली प्लान बनाओ और एक मंथली प्लान बनाओ, ठीक है। अगर मान लो 5 सब्जेक्ट है आपके पास ओवरऑल, हर सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हो सकते हैं, ओवरऑल आपके पास 50 चैप्टर्स हैं, तो ओवरऑल एंड यू हैव 4 मंथ्स, ठीक है। तो आप क्या करो ना, शुरू शुरू में 12 या 13 चैप्टर को एक महीने में कंटिन्यू कंप्लीट करने का सोचो। 1 मंथ में आप ले लो 13 चैप्टर्स, तो 1 मंथ में आपके हो गए कितने दिन, या दिन को छोड़ो 4 वीक, ठीक है। 4 वीक्स में आपको कंप्लीट करना है। हर वीक में 3-3 चैप्टर ले लो, हर वीक में 3 चैप्टर, यानी कि 7 डेज में आपको लगभग 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो 7 दिन में 3 चैप्टर आपको करना है, यानी कि 2 दिन में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है। इस स्पीड से करोगे तो आपका बढ़िया से हो जाएगा, लेकिन ये आपको डिटरमिन्ड होना चाहिए। कई बच्चे प्लानर बनाते हैं, 2-4 दिन उस पर वर्क करते हैं, फिर उनको आलस आ जाता है। और ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये बच्चों को इतना, किसी के लिए भी, बड़े भी एडिक्टिव है। तो इतना एडिक्टिव है कि आप अगर उसको अपने पास, फ़ोन आपके पास है, स्मार्टफोन, तो आप उसमें कब टाइम कितना निकल जाएगा सर्फिंग करते करते आपको पता नहीं चलेगा। तो टेलीफोन से दूरी बनाइए, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट फ़ोन पे नहीं करें। जब भी यूज़ करो, यूज़ इट फॉर योर स्टडीज, नॉट फॉर द वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपके पास वीकली प्लान, मंथली प्लान होना चाहिए कि वीकली, और एक वही प्लानर जो है वॉल पे चिपकाओ, ठीक है। फर्स्ट मंथ का प्लान, मान लो कि एक मंथ में हमने जो टारगेट लिया 13 चैप्टर्स, ठीक है। फिर आपका जो प्रेजेंट वीक है उसमें आपने कितना लिया हुआ है, मान लो कि 7 डेज, यानी कि एक वीक के 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स हैं। और हर दिन का 1 डे, 2 डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, टिक करते चलो। आज का टारगेट मीट हो गया, टिक टिक टिक, ऐसे टिक करते चलो। एक महीना कंप्लीट हुआ, फिर नया प्लानर लगाओ उस पर। तो इस तरीके से आपका सिलेबस होगा कंप्लीट। यू शुड हैव अ नोट्स, ठीक है। आपके पास जहाँ भी पढ़ते होगे, यू विल बी गेटिंग द नोट्स, नोट्स होना चाहिए। और एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप, मैं स्पेशली अगर 12th के बच्चों की बात करूँ, तो आप जेई दोगे, नीट दोगे या सीयूईटी दोगे, हर जगह आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। और सीबीएसई का जो बदलता पैटर्न है, क्वेश्चन का लेवल जितना भी अप जाता है, तो क्वेश्चंस आर फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपके लिए मैंडेट है, चाहे आप एडिशनल कितने भी बुक पढ़ लो। और मैं तो ये कहूँगी कि 10 बुक मत पढ़िए, स्टिक टू ओनली 1 बुक, एक एनसीईआरटी और एक उसका हेल्पिंग बुक। क्योंकि कई बार ना एनसीईआरटी समझ नहीं आता बच्चों को, क्योंकि इट इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट बुक। बुक बहुत अच्छी है, लेकिन इलेबोरेट नहीं है ना चीज़ें। तो अगर टीचर इलेबोरेट नहीं करता तो बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। क्योंकि स्कूल में वही एनसीईआरटी को और फास्टर मोड में 2x करके पढ़ा दिया जाता है। तो इसीलिए यू नीड टू हैव आइदर अ नोट्स और हेल्पिंग बुक। बहुत सी किताबें मत यूज़ कीजिए, यू विल गेट कंफ्यूज और कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी एंड अ साइड बुक। उसके बाद देखो, नोट्स हो उसको याद करते चलो, क्योंकि जैसे आपने अगर टारगेट बनाया कि 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तो एक दिन पढ़ा,
उसके बाद रिवीजन नोट्स याद किए, एनसीईआरटी रीड किया, 2 दिन में आपको उसका पूरा कंप्लीशन पे जाना है। पीवाईक्यूज उसके उस चैप्टर के रिगार्डिंग जितने आपको पीवाईक्यूज दिखते हैं 5-7 साल के, उसको देख जाइए कि इस चैप्टर से कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि चैप्टर भी पढ़ने के बाद ना कई बार होता है कि बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता होता कि क्वेश्चन अराइज कहाँ से होता है और लिखना क्या है। इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ था मैक्सिमम बच्चों को लिखना नहीं आ रहा था, वर्ड जो लिमिट होता है वो मीट नहीं हो रहा था। तो अभी आपको उनकी जो ड्रॉबैक्स पता लगी हैं, डिमेरिट्स, उसको आप अपने मेरिट्स में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, आप जो है सो लिखने का तरीका सीखिए, राइटिंग पार्ट भी देखिए कि कितना वर्ड लिमिट होता है, कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए फॉर्मूला शीट बनाइए। जरूरी नहीं है कि ट्यूशन में जो नोट्स मिलते हैं, ट्यूशन में तो आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिलता है, हर चैप्टर से जो आपको फॉर्मूलाज मिलते हैं उसके नोट्स आपके पास होने चाहिए, फॉर्मूला शीट। वो फ़ायदा आपको कब होगा, जब आपका एग्जाम होने वाला होगा ना, फटाफट फॉर्मूला रिवाइज होगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सी चीज़ें होती है। केमिस्ट्री के लिए तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ऑलरेडी क्लास 12 के लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चैप्टर की सीरीज बना दी गई है, लिंक आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगी। और भी चीज़ें बनेंगी। एनसीईआरटी का भी जो आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी, हियर आपको पीडीएफ दिख रहा है एनसीईआरटी का जो हाईलाइटेड फॉर्म में है। तो हाईलाइटेड पीडीएफ की भी सीरीज स्टार्ट हो गई है, बन रही है, तो दैट विल बी अवेलेबल टू यू। एंड हमारी क्लासेस चल रही हैं, जुलाई से ही स्टार्ट हुई है न्यू बैच, और अगर आप फ्रेश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर दीजिए इस आईडी पे, ताकि आप फ्रेश बैच ज्वाइन कर सके। जूम से हमारी क्लासेस होगी एंड वी आर गोइंग टू स्टडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एंड दैट हाईलाइटेड पीडीएफ विल बी शेयर्ड विथ यू। एनसीईआरटी पढ़ना इज अ मैंडेट थिंग। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एक आपको कह सकते हैं दिस इज अ वेकअप कॉल टू स्टूडेंट्स जो अभी एवरेज या वीकर सेक्शन में भी रह के खुश हैं, बट बेटा आपको अल्टीमेटली पहुंचना है टॉपर्स लिस्ट में। ठीक है, तो अब मेहनत कीजिए, ऊपर उठिए। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड विद द चैनल, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।